नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। रोज की तरह आज फिर हम लोग लेके आए हैं आपके लिए डिटेल एनालिसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें आपके स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए यूजफुल हैं, उन सभी चीजों के ऊपर चर्चा करते हुए आज की जो टॉप न्यूज है हम लोग उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। बीच में सैटरडे और संडे क्लास नहीं हो पाई थी, वो वीडियोज आपको नहीं मिली होंगी, कुछ पर्सनल इश्यूज आ गए थे जिसकी वजह से वो क्लास नहीं हो पाई, लेकिन वादा रहा कि आपके सामने रेगुलर ये जो क्लासेस हैं वो आपके मोबाइल पर, आपके हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज से। क्या क्या खबरें आज आपके लिए जरूरी हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, इजराइल ने स्ट्राइक करी है गाजा के ऊपर। सीज फायर का टॉक चल रहा है, उस टाइम पे सारा का सारा काम हुआ है और इस न्यूज को हम लोग बिल्कुल फर्स्ट डे से कवर कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हमें समझना होगा कि जो गाजा है, गाजा के ऊपर अमेरिका ने अपना नियंत्रण स्थापित करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था गाजा को हम लोग एक दुनिया का बेहतरीन शहर और खूबसूरत सिटी बनाएंगे, गाजा को हम लोग रिकंस्ट्रक्टेड करेंगे, इसलिए जो फिलिस्तीन और गाजा और उस साइड के जो लोग हैं वो हमारा सपोर्ट करें और किसी भी तरीके से हमास का समर्थन ना करें, क्योंकि इजराइल के पास वो सब कुछ हम लोग दे रहे हैं जो इजराइल को, हमास को खत्म करने के लिए चाहिए। इसके बाद भी यहाँ पे दो तीन कंट्री हैं जो रेगुलर इसके साथ अपने पीस टॉक में लगे हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट है, कतर है, इजिप्ट है। ये सभी कंट्री कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंट एंड हो जाए इस वॉर का। एक तरफ तो वॉर की को खत्म करने की बातें चल रही हैं और दूसरी तरफ जो इजराइल है वो अपने जो रेगुलर एयर स्ट्राइक है वो हमास के ऊपर या गाजा के ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। और यही ये न्यूज है कि इजराइल कैरिड आउट एन एयर स्ट्राइक ऑन मिलिटेंट्स इन नॉर्दर्न गाजा ऑन संडे। तो संडे को इजराइल ने वापस से गाजा के नॉर्थ हिस्से में अटैक किया है, जब सभी देश जो है वो इजराइल और गाजा के बीच में शांति प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उसी समय पे ये जो स्ट्राइक है कंटिन्यू चलती आ रही है। हालांकि हमास और फलस्तीन ने भी ये बात बोली है, वो रिपीटेडली एक ही बात बोले कि इमीडिएट स्टार्ट करें नेगोशिएशन सीज फायर को लेके कि किस तरीके से सीज फायर किया जा सकता है। तो ये न्यूज है जो गाजा की तरफ से आई है, जिसपे इजराइल जो है वो एक तरफ बातों का सिलसिला उसने किसी और के जिम्मे छोड़ रखा है कि आप लोग आपस में बातें करो, जब तक आपका कुछ फाइनल नहीं होगा तब तक तो मैं कम से कम इनके ऊपर अटैक कर ही लेता हूं, जो होगा वो बाद का बाद में देखा जाएगा। दूसरी जो न्यूज है वो हमारे देश की खुद की न्यूज है, जिसमें हम सबको प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की। बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत की, और आत्मनिर्भर भारत की बात हो किस बात पे रही है, क्योंकि रिसेंटली हमारे कंट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, खासकर प्रीलिम्स के अंदर। देखिए, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए तेजस, उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही हुई है, जिसको किया है अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। तो ये नाम आपके लिए बहुत जरूरी है, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये एक प्राइवेट सेक्टर है जिसने एंटरप्राइज किया है और हैंडओवर किया है। ये जो एलसीए बनाया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो बनाया है, इन्होंने हैंडओवर किया है हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को, एचएएल को इन्होंने ये हैंडओवर किया है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर पहला अपना तेजस एलसीए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किस कंपनी ने बनाया है? अल्फा टोकल इंजीनियरिंग सर्विस ने बनाया है। किसको हैंडओवर किया है? एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को उन्होंने हैंडओवर किया है। किसकी प्रेजेंस में किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेजेंस में ये काम किया गया है। ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए इस चीज को आगे बढ़ाया है। और यहाँ पे जो हमारे रक्षा मंत्री हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, वो विजिट करते हैं एरोस्पेस मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। वहां पे वो वेरीफाई किए जाते हैं कि किस तरीके से इन फ्लाइट्स को चलाया जाता है, कैसे इसका मेडिकल रिसर्च और एवोल्यूशन टाइप की चीजें होती है, पायलट की ट्रेनिंग वगैरह, वो सब चीजों की ट्रेनिंग यहाँ पर लेते हैं। तो ये आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इस पे क्वेश्चन आने के चांस आपके 99.99% हो जाते हैं, जिसमें इंपोर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो ये वाला पार्ट रहेगा। तो इस पार्ट को आप एक बार अच्छे से समझ लेना। मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्योंकि आपको बेसिकली ये सारी जो फाइल है ये मैं आपको पीडीएफ में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो ये नाम आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, अल्फा टोकोल इंजीनियरिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी ने बनाया है, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को इन्होंने ये बना के दिया है। चलिए, यहाँ पे एक न्यूज है जो अमेरिका के साथ कनेक्टेड है। अमेरिका के साथ हुआ क्या रिसेंटली कि इंडिया के अमेरिका के साथ जो रिलेशन है वो थोड़े से खट्टे मीठे टाइप के चल रहे हैं, यानी कोई क्लियरिटी नहीं हो रही है कि हमारे रिलेशन अच्छे हैं या बुरे हैं। मीडिया का एक ग्रुप है जो बता रहा है कि रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ चल रही है दया की तरह। तो अब ये क्या अच्छे हैं क्या बुरे हैं, ये सारी की सारी चीजें समझेंगे। उसी बीच में क्या हो रहा है, एक तरफ तो अमेरिका
डोनाल्ड ट्रम्प जब अपने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने बात बोली थी कि आई लव हिंदूज एंड हिंदुज्म। मैं हिंदू और हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, मुझे ये चीज पसंद है। ठीक है। दूसरी तरफ जब वो आगे राष्ट्रपति बन जाते हैं तो उसी हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ वॉर छेड़ देते हैं। हालांकि इंडिया का जो रिएक्शन था, एस जयशंकर का जो रिएक्शन था, उन्होंने बड़ा एक तरीके से कूल होकर उसका जवाब दिया कि भाई अमेरिका जो कर रहा है वो एक अलग चीज है, कोई भी कंट्री है वो अपने अकॉर्डिंगली अपने डिसीजन लेगा, लेकिन अमेरिका के जो डिसीजन है जनरली इंडिया के फेवर में ही है। रही बात टैरिफ की, तो हम लोग इसके ऊपर अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसके ऊपर जो बेहतर रहेगा इसके ऊपर हम लोग वो काम करेंगे, कुछ टैरिफ हम कम करेंगे, कुछ हम लोग अमेरिका से टैरिफ कम करेंगे। तो टैरिफ वॉर का जो केस था उसको तो हमारे जो विदेश मंत्री उन्होंने काफी हद तक कंट्रोल कर लिया, लेकिन जब अमेरिका और इंडिया का रिलेशन टैरिफ से भी नहीं बिगड़ा तो कुछ वहां पे सो कॉल्ड इंडियंस भी कहते हैं अपने आप को, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी किसी नाम से अपने आप को बताते हैं। कुछ एक ग्रुप ऐसा है सिविलियंस का, उसमें इंडियंस भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, और भी अन्य असामाजिक तत्व हैं वो लोग हो सकते हैं, जिनको शायद इंडिया और अमेरिका के बीच का ये जो रिलेशन है इतने क्रिटिकल कंडीशन में भी अच्छा ना लग रहा हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका के अंदर हिंदू टेम्पल्स को टारगेट करना स्टार्ट किया, और हिंदू टेम्पल्स के अंदर उन्होंने जो टेम्पल्स को टारगेट किया उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, जिसके ऊपर इंडिया ने बहुत ही स्ट्रिक्टली अपना पक्ष रखा है। और अमेरिका को ये वाली बात बोली है कि अमेरिका इस चीज का विशेष ध्यान रखे कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ मजाक ना हो। अमेरिका के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, लेकिन वहां पर जब इंडियंस की बात होती है और वहां पे इंडियंस में जब हिंदूज की बात होती है, तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है वहां पे इंडियंस का और हिंदूज का। तो ये जो मैटर है इंडिया ने इसको वर्ल्ड लेवल पे उठाया है, वर्ल्ड लेवल पे पिकअप करने के बाद अब देखते हैं अमेरिका इस पे क्या रिएक्ट करता है। हालांकि अमेरिका पूर्ण रूप से उन लोगों की खोजबीन में, जांच पड़ताल में लगा हुआ है जिन लोगों ने ये एक गलत और गंदी हरकत करी है, जिसके दौरान वो हिंदू मंदिरों को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ तो उनसे हो नहीं रहा, फिलहाल हिंदू मंदिर को वो टारगेट कर रहे हैं। कैलिफोर्निया की दोस्तों ये घटना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद। यहां पर क्या हो रहा है इंडिया के अंदर कि जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आते हैं, जब ये प्राइम मिनिस्टर 2014 में बने थे, तब इन्होंने देश के अंदर 99th अमेंडमेंट किया था, जो मोदी गवर्नमेंट का पहला अमेंडमेंट था, जिसके अंदर इन्होंने एनजैक जैसी संस्थाओं के ऊपर कुछ एक्शन लिए थे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसको लागू किया था और बाद में कुछ जजों ने इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए एनजैक जैसी संस्थाओं को खत्म करने की बात करी। लेकिन इसका जो प्रभाव था, जिस उद्देश्य से मोदी सरकार इसको लेकर आई थी कि इंडिया के अंदर बहुत सारे केस पेंडिंग में हैं, उनको ऊपर जल्दी जल्दी काम किया जाना चाहिए, वो उद्देश्य तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये बात खुद कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि इंडिया के अंदर जजेस की बहुत कमी है। तकरीबन तकरीबन 18 करोड़ के आसपास क्रिमिनल केस ऐसे हैं जो तारीखों पर तारीख झेल रहे हैं, यानी कुछ लोग बेवजह जेल के अंदर पड़े हैं जिनके ऊपर अभी तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ, और कुछ आरोपी ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं मिल रहा लेकिन वो जेल से बाहर घूम रहे हैं। तो इसके चक्कर में उन्होंने जो पूरा इसका मैटर का पूरा एक रिजॉल्व करने की जब बात करी, वो बोलते हैं कैसे रिजॉल्व होगा, तो बात निकल के आई कि भैया इंडिया के अंदर जजेस की कमी है। अब नए जजेस को कैसे भर्ती किया जाए उसका तो एक प्रोसेस है प्रॉपर, जो एग्जाम के थ्रू होता है। लेकिन जब वो प्रोसेस इतना लंबा टाइम ले रहा है, तो उन्होंने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक इसके ऊपर एक अपना प्रस्ताव दिया है कि जो रिटायर जज हैं, रिटायर जजेस जो हैं, उनको वापस से एडहॉक पे नियुक्ति दी जाए, यानी कि जो केस वो उनके समय पर चल रहे थे, क्योंकि एक लंबी हियरिंग के बाद उनको रिटायरमेंट मिल गया, तो उनको वापस से उन्हीं केस पर लगाया जाए, जिससे कि जो नए जज हैं वो अपने उन्हीं काम में लगे रहें जो उनको काम मिले हुए हैं, और पुराने जज जो हैं वो रिटायर होने के बाद एडहॉक पैनल के थ्रू, यानी कि एडहॉक पैनल का मतलब होता है तनख्वाह वगैरह सब कुछ सेम ही रहेगा, बस वो रिटायर हैं और तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो वो अपने केसेस को फ्री करें। ठीक है ना। अब ये सारी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक चीज समझोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यूज़पेपर खुद एक चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आर्टिकल 224A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज। ठीक है, तो आर्टिकल 224A क्या है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा, कि देखिए जब हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट 1 है उसके अंदर आते हैं आपका आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4, पार्ट 2 के अंदर आता है आर्टिकल 5 से 11, पार्ट 3 के अंदर आता है 12 से 35, पार्ट 4 के अंदर आता है 36 से 51, पार्ट 4A के अंदर आता है 51A यानी कि 42nd अमेंडमेंट, पार्ट 5 सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है 52 से 151। ठीक है, तो पार्ट 5 जो 52 से लेके 151 है, इसी के अंदर ये आर्टिकल 224A जो है वो आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 से लेके 147 के जो आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पार्ट 5 के अंदर आ रहे हैं, और 124 से लेके 147 के बीच में क्या चलता है, यूनियन, इसमें आता है यूनियन जुडिशरी।
यूनियन जुडिशरी सिस्टम, ठीक है ना। तो आर्टिकल 124 से 147 तक यूनियन जुडिशरी सिस्टम रहता है। हालांकि इसके बाद का भी अगर जिक्र कर लें तो 148 से 151 तक इसके अंदर सीएजी का काम होता है, ठीक है, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 124 जो है वो पार्ट 5 का हिस्सा है। 124 ए के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, स्टार्टिंग से ये चीज रही है कि आप पुराने जजों को एडॉक पैनल बेस पे अपने काम के लिए वापस से बुला सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आई है कि सेंटर जो है वो वेट कर रही है कि हाई कोर्ट जो है वो लिस्ट प्रोवाइड करें कि कौन से जजों को वो एडॉक पे अपॉइंट करना चाह रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको मंजूरी दे दी जाएगी। तो इसमें आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, मुद्दा भी इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा याद ही रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बड़ी अजीबोगरीब एक न्यूज है जो आंध्र प्रदेश से है। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या आंध्र प्रदेश के अंदर कि यहाँ पे तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के एक एमपी साहब हैं कैली सेठी। तो कैली सेठी साहब ने ये अनाउंसमेंट करी है कि मेरे एरिया में, मेरे कॉन्स्टिट्यूशनली जो एरिया है उसके अंदर कोई भी फैमिली, कोई भी परिवार अगर 3 बच्चे पैदा करता है या 3 से ज्यादा बच्चे पैदा करता है, 3 या 3 से ज्यादा, यानी कि देखो 2 का तो हमारे यहाँ पे इंडिया में है ही, कोई भी अगर फैमिली 3 या प्लस में कोई बच्चे अगर पैदा करता है और उस केस में अगर गर्ल चाइल्ड हो, अगर लड़की पैदा होगी, तो मैं उसको अपनी तरफ से 50,000 रुपए दूंगा। याद रखना ये गवर्नमेंट डिसीजन नहीं है, व्यक्ति का अपना डिसीजन है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि मैं उसको अपनी साइड से 50,000 रुपए दूंगा और 50,000 रुपए कैश ना देके उसके नाम पे एफडी कराऊंगा, ठीक है। और जब भी उस लड़की की शादी होगी, जब भी उस लड़की की शादी कराई जाएगी, मैरिज होगी, तो उस टाइम पे एफडी खोली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास अमाउंट जो है वो आ जाए, ठीक है। इतनी कोशिश की जाएगी कि 10 लाख के आसपास इसके अंदर अमाउंट जो है वो जमा हो जाए। तो लड़की पैदा होने पर अगर तीसरी लड़की पैदा होगी तो ये सर्विस वो देने की बात करें। अपनी तरफ से गवर्नमेंट की कोई भी ये स्कीम नहीं है। और कह रहे हैं अगर बॉय हो जाए, अगर कोई लड़का पैदा हो जाए, तो उस घर को मैं अपनी तरफ से एक गाय दूंगा जिससे वो अपना मतलब अपना पशुपालन अच्छे से कर सकें, गाय की सेवा कर सकें और उससे जो भी फायदे उनको मिल सकते हैं, दूध बेचने से लेकर जो भी फायदे उनको मिल सकते हो, वो सारे के सारे फायदे उठाएं। और वो मतलब वो एक तरीके से बातें कर रहे हैं, लोगों को ये कहना चाह रहे हैं कि भैया 2 से अधिक बच्चे पैदा करो, हमारे 2 का कंसेप्ट खराब हो रहा है। इससे देश का जो युवा है वो एक समय ऐसा आने वाला है कि युवा जो है वो खत्म ही हो जाएगा। सिर्फ देश के अंदर बुजुर्गों वाली हालत हो जाएगी जो फिलहाल चाइना की है, ठीक है। अब चाइना की तो इकोनॉमी मजबूत है, वो तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अभी इंडिया की इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है कि वो इजिली सर्वाइव कर सके। तो उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पे बात करी है 50,000 रुपए की, जो एफडी के रूप में 10 लाख रुपए हो जाएंगे। और एक बात कर रहे हैं वो कि लड़का अगर पैदा होगा तो हम उसको एक गाय देंगे। इस टाइप की उन्होंने अनाउंसमेंट करी है अपने एरिया के अंदर, ठीक है ना। मनी इन द फेवर ऑफ न्यू बॉर्न गर्ल बेबी चाइल्ड, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, कंपाउंड अप टू 10 लाख रुपीज, ठीक है। और अगर वो थर्ड चाइल्ड इज अ बॉय, वी विल गिव अ काउ एंड काफ, ठीक है ना। ये बातें उन्होंने अपनी तरफ से की है, सरकारी अनाउंसमेंट नहीं है इनकी अपनी। अच्छा, अगर कोई पूछ ले ये कहाँ के एमपी हैं, तो ये आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के एमपी हैं, ठीक है ना। सॉरी, विजयनगर के एमपी हैं, विजयनगर या विजयनगरम के ये एमपी हैं आंध्र प्रदेश के, ठीक है। नाम क्या है इनका, कैली सेठी। और कौन सी पार्टी से है, तेलुगु देशम पार्टी से ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगली न्यूज है आपकी, यूपी पुलिस रिमूव लाउड स्पीकर फ्रॉम मॉस्क, केस फाइल किया है, ठीक है ना। यहाँ पे यूपी पुलिस में ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी इसमें, कि बेसिकली हुआ क्या था कि एक बीट कांस्टेबल है जिनका नाम है जितेंद्र कुमार। सैटरडे को वो राउंड पे थे, 7 बजे के आसपास उन्होंने एक एफआईआर रजिस्टर करी है जिसके अंदर सैंक्शन लगाए हैं 223, ठीक है, 270, 292 ये सैंक्शन लगाए हैं। उन्होंने बोला है कि एज पर दी ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ये जो साउंड है, ये जो नॉइज है, चाहे वो मस्जिद की हो या किसी भी उसके ऊपर लगाई जाए, इसकी एक वॉल्यूम का मीटर निर्धारित कर रखा है जो वायलेट हो रहा था इस मस्जिद के ऊपर से। यानी कि जो वॉल्यूम है, जो साउंड है, वो बहुत ज्यादा था, जितना नहीं होना चाहिए उससे भी ज्यादा साउंड पे ये लोग यहाँ पे काम कर रहे थे। तो उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर कर दी है। अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हालांकि होने वाला है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईआर हुई क्यों है और क्या मैटर था, आपको पता होना चाहिए। और उन्होंने वो रिमूव भी कर दिया था वहां से लाउड स्पीकर को मॉस्क के ऊपर से। हालांकि वहां पे जो सिचुएशन है पर्टिकुलर प्लेस की, बहुत ज्यादा, लखनऊ की बात है, ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही है। थोड़ा सा ऐसा आरोप लगाया जा रहा है पुलिस महकमे के ऊपर कि ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि रिसेंटली अगर आप लोग न्यूज प्रॉपर देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि एक संभल में एक पुलिस ऑफिसर है जिनका नाम है पुलिस ऑफिसर है संभल के अंदर, जिनका नाम है अनुज चौधरी। और अनुज चौधरी साहब जो है वो, उन्होंने बड़ा खुल के बोला है कि जो
होली है वो साल में एक बार आती है, और जो जुम्मा है यानी कि फ्राइडे जो है वो साल में तकरीबन एक एक उन्होंने डिजिट बोला है, पता नहीं 50 या 60 ऐसी समथिंग कोई डिजिट बोला है कि इतनी बार आता है। तो जिस दिन होली है उस दिन बाई चांस शुक्रवार है, तो वो जुम्मे वालों को बोल रहे हैं कि भैया देखो आपका तो जुम्मा हर हफ्ते आता है, फ्राइडे तो हर हफ्ते आता है, लेकिन होली एक बार आती है, तो बेहतर रहेगा कि आप उस दिन जुम्मा या तो अपना बाहर रोड पे ना निकलें, और अगर आपको कलर से एलर्जी है तो बिल्कुल ना निकलें, क्योंकि जो पब्लिक है वो तो होली खेलेगी, बाद में आपको इसके ऊपर आपत्ति नहीं होना चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे पॉलिटिकल जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि अनुज चौधरी साहब जो हैं वो आने वाले समय पर चुनाव लड़ेंगे, ये करेंगे। तो अभी रिसेंटली योगी ने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहां के सीएम योगी साहब ने भी ये वाली बात बोली है कि अनुज चौधरी ने कुछ गलत नहीं बोला, जो भी बोला है बिल्कुल ठीक बोला है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। उनका सपोर्ट किया है बेसिकली योगी ने, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़, फिर अगली न्यूज पे आते हैं, और अगली जो न्यूज है हमारी वो है मध्य प्रदेश से। बेसिकली माधव नेशनल पार्क इन एमपी बिकम्स इंडिया 58 टाइगर रिजर्व टू गेट मोर बिग कैट सून। अभी बेसिकली इस न्यूज के ऊपर भी इन डिटेल चीजें आना बाकी है, लेकिन स्टार्टिंग में कवर इसको इसलिए कर दिया क्योंकि आने वाले समय पे ये जो न्यूज है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। अभी आप इसके अंदर फिलहाल इतना ही समझ लो कि जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर जो बिग कैट्स का मतलब है, यहाँ पे टाइगर्स जो है उनको उनकी संख्या बेसिकली बढ़ाई जाएगी। यहाँ पे 9 टाइगर के आसपास किए जाएंगे। एट प्रेजेंट यहाँ पे 5 ही टाइगर हैं, और इसकी जो जानकारी है वो यहाँ के सीएम साहब मिस्टर यादव ने अपने एक्स पे पोस्ट की है। ठीक है, जो टाइगर की जो यहाँ पे संख्या होनी है वो 9 के आसपास होनी है। एट प्रेजेंट फिलहाल यहाँ पे 5 टाइगर हैं जो 2023 से यहाँ पे रह रहे हैं, जिस 5 में से 3 जो है वो फीमेल हैं, 2 जो है वो मेल हैं। इसके ऊपर जो भी अपडेट रहेगी वो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आने वाले समय पे इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं जो आपको बनेंगे काफी ज्यादा, ठीक है ना। और लास्ट न्यूज जो आप सब ने कल मैच देखा ही होगा, इंडिया का एक सेमी फाइनल मैच था कल न्यूजीलैंड के साथ, जिसके अंदर इंडिया ने धमाकेदार जीत अ, दर्ज की है, और इसी के साथ इंडिया ने 12 साल के बाद अपनी चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीत ली है। उसके लिए टीम इंडिया को हम सब की तरफ से और हमारे यूट्यूब के परिवार की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा वो यही रहा कि जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं तो सभी को ऐसा लग रहा था कि रोहित और कोहली जो है वो संन्यास ना ले ले, तो रोहित और कोहली ने साफ बोल दिया है कि नो प्लान टू रिटायर से रोहित आफ्टर लीडिंग द टीम रिकॉर्ड विथ 3 ओन्स। ठीक है ना, उन्होंने बोल दिया कि हम कोई भी संन्यास के भी नहीं सोच रहे हैं, तो इसके बारे में कोई भी बात फालतू ना की जाए। और इसी के साथ रोहित ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करी, और हम अपनी क्लास को आज यहीं पे वाइंड अप करें। आपका साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी रही प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस से आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।